बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो दिलों का हाल बाखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नहीं आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ डाइन का 8वां हिस्सा। तो लिसनर्स चलें कहानी शुरू करते हैं। मैं ऐसा ही करूंगी नानी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे बताती रहो नानी जी, सब कुछ बताती रहो। आज से मैं तुझे असल संसार की तस्वीर दिखाऊंगी, बताऊंगी तुझे कि संसार क्या है और इससे निपटने के लिए तुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारी हर बात की तामील करूंगी नानी जी, रत्ना ने जवाब दिया। पता नहीं श्रद्धावती का माजी क्या था। वो बड़ी पुरस्कार शख्सियत की मालिक थी। जो कुछ इसने रत्ना को बताया था वो भी सनसनीखेज था। किसी ने क्या किया था इसके साथ, ये बात तो रत्ना को मालूम नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बूढ़ी औरत जवानों से ज्यादा ज़हीन और समझदार थी। लगता था सैकड़ों साल का तजर्बा इसमें समा गया हो। इसने रत्ना को जिंदगी के हर रंग से आशना कर दिया। इसने रत्ना को सिखाया कि मर्द को लभाने के लिए क्या तरीके अख्तियार करते हैं, इंसानों को अपने जूतों पर कैसे सुलाया जाता है। ये सारे गुर इसने रत्ना को सिखाए और रत्ना इन्हें सीखती रही। इधर हीरा था जो न जाने अपने दिल में रत्ना के लिए क्या मकाम बना चुका था। रत्ना सारी दुनिया से बेखबर श्रद्धावती के अहकामात की तमील कर रही थी और हीरा इन सारी चीज़ों से बेगाना इसके लिए दिल में क्या क्या अरमान सजाए बस इसकी पूजा कर रहा था। यूं वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। हीरा की प्रस्तिश अरूज पर पहुंच गई थी। एक रात जब इससे अपने दिल का हाल संभाला न गया और श्रद्धावती गहरी नींद सो गई तो हीरा ने रत्ना को आवाज़ दी जो सोने के लिए जा रही थी। रत्ना हीरा से काफ़ी बेतकल्लफ हो चुकी थी, चनाचे वो आहिस्ता से चलती हुई हीरा के पास पहुंच गई। क्या बात है हीरा? रत्ना, ज़रा देख, चांद पूरा हो गया है। वो तो है, तुझे बड़ी अजीब बात बताऊं? हाँ बता। वो जो तेरे 3 पेट सर जोड़े खड़े हैं और इनके बीच में गहरा गड़ा है ना, देखा है ना तूने वो उधर? हाँ हाँ देखा है। अब तो मैंने सारा बाग ही देख डाला है। रत्ना, जब चांद पूरा होता है ना तो इस गड़े में 3 फूल खिलते हैं। सारी रात ये फूल खिले रहते हैं और सुबह को इनका पता नहीं होता। है ना अजीब बात? हीरा कपकपाई आवाज में बोला। क्या वाकई ऐसा है? अपनी आंखों से देख ले चाहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चल जरा देखो तो सही। हीरा के कदम लड़खड़ा रहे थे। आज वो जो कुछ करने जा रहा था वो इसकी दीवानगी की हद थी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो उस जगह पहुंचा। गड़े के पास पहुंचकर उसने कहा, देख ले जाकर। रत्ना ने जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो चौंक कर रह गई और बोली, हीरा, यहाँ तो कोई फूल नहीं खिला। वो तो मिट्टी में गड़ा है ना। तो फिर एक गड़ा मेरे मन में भी है। तेरे मन में? हाँ, तो फिर 3 फूल इस गड़े में खिले हुए हैं। रत्ना, मैं प्रेम करने लगा हूँ तुझसे। सारा जीवन तेरे चरणों में वार देने के लिए तैयार हूँ। रत्ना, तू यकीन कर, सारा जीवन तुझे सुखी रखूंगा। माँ जी कभी मेरी ख्वाहिश से इनकार नहीं करेगी। तू एक बार मेरे मन में बस जा। रत्ना, तू बस मन में बसी हुई है। 1000 जीवन वार दूंगा तेरे जीवन पर। रत्ना ने निगाहें उठाकर इसे देखा। वक्त खुद अपनी आवाज होता है, कहानियां हुद बहुद नहीं बनती। वक्त इन कहानियों को आवाज देता है और इस वक्त जो सूरत हाल थी वो भी बस एक कहानी ही थी। रत्ना की निगाहें हीरा के चेहरे पर पड़ने की बजाय इसकी लंबी गर्दन पर पड़ी थी। बाएं सिमत एक रग फूली हुई थी और रत्ना की निगाहें इस रग पर जम गई। इसने गहरी निगाहों से इस रग में दौड़ते हुए खून को देखा और इसकी आंखों में नशा आलूद कैफियत पैदा हो गई। इसने कहा, हीरा, क्या चाहता है तू मुझसे? मन की प्यास बुझाना चाहता हूँ। सारा जीवन दे दूंगा तुझे अगर मैं तुझसे तेरा जीवन वाकई मांगू तो। मांग कर देख ले, सोच ले। सोच लिया, हीरा ने कहा और आगे बढ़ाया। रत्ना के दोनों हाथ फैल गए और हीरा सहरजदा हो गया। ये सहर इस वक्त टूटा जब इसकी गर्दन में रत्ना के तेज नुकीले दांत पविस्त हो गए थे और रग ने मुंह खोल दिया। हीरा बुरी तरह तड़प रहा था। इसके मुंह से वहशतज़दा आवाज निकली, रत्ना, ये क्या? लेकिन अब वहाँ रत्ना कहाँ थी? एक खून रेज शैतान हीरा की गर्दन से लिपट गया था। एक खौफनाक नागन ने अपने दोनों हाथ इसकी गर्दन की रग में पवस्त कर दिए थे। हीरा ने अपने मजबूत बदन की भरपूर ताकत से रत्ना के बगलों में हाथ डालकर इसे दूर करना चाहा, लेकिन इसे एहसास हुआ कि पत्थर का एक वजूद, एक खौफनाक फौलादी चट्टान इसके सारे वजूद पर हावी है। अपनी तमाम तर जिस्मानी कुव्वत, अपनी तमाम तर जान से जोर लगाकर इसने रत्ना को पीछे हटाना चाहा,
लेकिन रत्ना किसी जोंक की तरह इसके साथ लिपटी हुई थी। इसने हीरा की दोनों टांगें अपनी टांगों में जकड़ ली थी। वो किसी ऐसे पहलवान की तरह चिपकी हुई थी जिसे लातदार दाव पेच आते हों। हीरा की गर्दन का खून इसके वजूद में मुंतकिल हो रहा था। वो ये खून पी रही थी और हीरा बेसुध होता जा रहा था। न जाने कब तक इसने जद्दोजहद की और इसके बाद इसकी जद्दोजहद सर्द पड़ गई। लेकिन रत्ना अब वो रत्ना नहीं थी। श्रद्धावती ने इसे जमाने से रोशनास करवा दिया था। ये बता दिया था कि इसने रत्ना को कि वो अपनी हिफाजत दुनिया से किस तरह कर दे। इसने रत्ना को अपनी हिफाजत दुनिया का सबसे बड़ा काम है, जो कुछ भी करे सबसे पहले अपने बचाव का बंदोबस्त कर, इसी में इसकी जिंदगी है। और रत्ना ने ऐसा ही किया। चुनाचे अब इन तमाम चीजों से फारूक होकर सबसे पहले इसने इधर उधर देखा। हीरा की झोंपड़ी के आसपास जो सारी चीजें थी, इसके बारे में इसे सारी मालूमात थी। वापस आकर इसने सबसे पहले श्रद्धावती को देखा। बूढ़ी औरत गहरी नींद सो रही थी। रत्ना ने कुछ बेलचे वगैरह उठाए और वापस इसी जगह पहुंच गई जहां अब हीरा की लाश पड़ी हुई थी। वो गड़ा जिसके बारे में हीरा ने बताया था कि 3 फूल खिलते हैं, अब इसमें हीरा की लाश पड़ी हुई थी। और रत्ना चारों तरफ से मिट्टी समेटकर 3 फूलों वाले इस गड़े को बंद कर रही थी। फिर इसने टूटी हुई घास इस गड़े पर डाल दी और इस तरह इसे उड़ा दिया कि किसी के ख्वाब में भी ख्याल ना आए कि इस गड़े में किसी इंसान की लाश दफन है। चांद की रोशनी में तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद इसने इत्मीनान की गहरी सांस ली और हीरा की कहानी यहाँ खत्म हो गई। दूसरी सुबह श्रद्धावती ने इसे हीरा के बारे में पूछा। वो कहाँ गया है? शायद सुबह सामान लेने गया हो। पता नहीं कहाँ गया है, कुछ बता कर नहीं गया। मैं तो सो रही थी, रत्ना ने पुरसुकून लहजे में कहा। आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हीरा शाम तक वापस ना आया, रात को भी वापस ना आया। अलबत्ता दूसरे दिन कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। वो हीरा को आवाजें देते हुए वहां आए थे। जवाब में श्रद्धावती बाहर निकल आई। हाँ, क्या बात है भाई? माताजी, हीरा कहाँ है? पता नहीं, कहीं गया हुआ है। वो असल में विक्रम जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हीरा से कहें कि अच्छे अच्छे आम तोड़ कर रखे। विक्रम सिंह महाराज किस वक्त भी पहुंच जाएंगे। हीरा आ जाएगा तो ये बात कह दूंगी। माताजी, आप कौन हैं? हीरा की दादी हूँ, काफी दिन से यहाँ रहती हूँ। ठीक है माताजी, आप ये बात इससे कह दें कि ये काम वो फौरन करे। विक्रम महाराज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। जब वो लोग चले गए तो श्रद्धावती के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। रत्ना दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। श्रद्धावती ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब फिर इम्तिहान का वक्त आ गया है रत्ना। मैंने तुझे इस संसार के बारे में सिखाया है, समझ ले वो अब तुझे इम्तिहान देना है। क्या समझी? समझ गई हूँ नानी जी, मगर बात क्या है? विक्रम सिंह खन्ना यहाँ आ रहा है। विक्रम खन्ना को अपने जाल में फंसाना है तुझे, समझ ले। इसके बाद जागीरदारों के महल के दरवाजे तुझ पर खुले होंगे और तेरी जगह बाग का ये झोंपड़ा नहीं बल्कि खन्ना होगा। तुझे राजकुमारियों की तरह जीवन बताना है। बाद में बताऊंगी कि तुझे क्या क्या करना है, क्या समझी? मैं तैयार हूँ नानी जी। नहीं, तू तैयार नहीं है, मैं तुझे तैयार करूंगी। और इसके बाद श्रद्धावती गायब हो गई। ये पता नहीं चल सका कि बूढ़ी औरत कहाँ गई है। वैसे कई बार पहले भी वो गायब हो गई थी। फिर जब वो वापस आई तो इसके साथ काफी सामान था। इसने कहा, रत्ना मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। रत्ना को इस औरत की सलाहियतों का आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा। श्रद्धावती इसका श्रृंगार करने लगी। रत्ना के ढीले डाले बालों की इसने चोटी गूंथ दी। इस चोटी में इसने गुलाब के फूल पिरो दिए। फिर कुछ फूल इसके बालों में लगाए। गहरे रंग का लिबास इसे पहनाया और उसके बाद अजीब सी निगाहों से इसने रत्ना की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से बोली, भगवान की कसम, मर्द होती तो इसी जगह जीवन वार देती तुझ पर। ऐसी सुंदर लग रही है कि तुझे इंसान देखे तो मर जाए, जीने की तमन्ना खो दे। रत्ना मुस्कुरा दी, फिर बोली, नानी जी, इससे पहले तो मैंने कभी अपने आप को गौर से नहीं देखा था। आज तुमने मुझे न जाने क्या से क्या बना दिया। इसकी एक वजह है। क्या वजह है नानी जी? विक्रम खन्ना आ चुका है। चांदनी रातें हैं, ना जाने किस समय इधर का रुख करे। तुझे तैयार रहना होगा। क्या समझी? ठीक है। विक्रम खन्ना रात को तो नहीं आया, लेकिन सुबह को श्रद्धावती ने कुछ तहरीक देखी और जल्दी से रत्ना को होशियार कर दिया। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन आसमान पर बादल छाए होने की वजह से भीगा भीगा था। श्रद्धावती ने रत्ना को इतना चालाक कर दिया था कि रत्ना हर बात से पूरी तरह वाकफियत रखती थी। वो जानती थी कि इसे बहुत बड़ा काम करना है। श्रद्धा ने इसे बहुत कुछ समझाया। इसे अंदाजा था कि अगर आज इसने विक्रम खन्ना को मुतासर कर लिया तो इसका मुस्तकबिल बन जाएगा। वो बाग के एक खूबसूरत गोशे में पहुंच गई। दरख्तों पर कोयल कूक रही थी। वो खामोश खड़ी इस कोयल की कूक सुनती रही। परिंदे इस मौसम के हुस्न का पूरा पूरा लुत्फ ले रहे थे। बादल कुछ और गहरे हो गए थे। अचानक ही इसे कदमों की चाप सुनाई दी। इसने पलट कर देखा। इसके बाद फनकारा का फन आसमां से बातें करने लगा। सहमा हुआ हुस्न
इतना हसीन कि देखने वाला दीवाना हो जाए। हाली आंखों में खौफ के साए इसके हुस्न में इजाफे का बायस बने और सामने खड़े हुए आदमी ने दिल थाम लिया। रत्ना की सहमी सहमी निगाहें इसे देख रही थी। खूबसूरत सिल्क के लिबास में मलबूस वो शख्स खड़ा था। इसका कद बहुत लंबा था, बाल बहुत खूबसूरत थे जिनमें कनपट्टियों के पास सफेदी झलक रही थी। बारोक चेहरा, हैरत से सिमटे हुए होंठ, खुश रंग, देखने से अंदाजा होता था कि वाकई बड़ी जगीर का मालिक है। शांति के पूरे वजूद से टपकती थी। खुद रत्ना ने इतना शानदार मर्द जिंदगी में पहली बार देखा था। इसकी निगाहें देखने वाले को देख रही थी। लगता था कि इसका सहर तोड़ दिया गया हो। आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे से खौफ के आसार हटे और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर इसने नरम लहजे में कहा, तुमने मुझे डरा ही दिया। वो भी चौंका। रत्ना की मुस्कुराहट ने, इसके दिल नवाज तबस्सुम ने इससे खौफ छीन लिया। इस बेतकल्फी पर वो मर मिटा। इसकी आंखों में जिंदगी लौट आई। फिर वो आहिस्ता से बोला, क्या अप्सराएं इस तरह धरती पर आती हैं? मेरा नाम अप्सरा नहीं, रत्नावती है। रत्ना ने हंसकर कहा, लगा जैसे जल तरंग बज उठा हो, दिल के तार छिड़ गए हों। फिर इसने कहा, मैं तो आकाश से नहीं उतरी, मगर लगता है तुम धरती पर उतरे हो। जवाब में इधर भी हंसी उभरी। फिर पूछा, क्या, क्यों? मुझे तो पता नहीं तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तुम कोयल की कुकू में उलझी हुई थी, वरना मेरे आने की आवाज़ ज़रूर सुन लेती। कोयल कितनी सुंदर होती है, कैसी सुंदर आवाज़ दी है भगवान ने इसे। मगर तुम कौन हो? ये विक्रम खन्ना के बाग में आमों की तो तारीफ सुनी ही थी, इसके बाग में ये हुस्न कहाँ से उभर आया? ए, तुम विक्रम महाराज का नाम ऐसी बेतकल्फी से क्यों ले रहे हो? वो महाराज हैं हमारे। अच्छा, तुम्हारे महाराज हैं वो? तो और क्या, मगर तुम इनकी कौन हो? हम तो कुछ नहीं हैं, लेकिन वो हमारे महाराज ज़रूर हैं। कहाँ से आई हो? लो, आते कहाँ से? यहीं रहते हैं, हीरा के पास। हाँ, तुम हीरा को जानते हो? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। हीरा हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया है वो बगैर बताए। नानी जी भी बहुत परेशान है इसके लिए। अच्छा, इसीलिए हमें नहीं मिला। सुनो, ज़रा बात सुनो। वो नहीं है तो हम जो हैं बाग की रखवाली के लिए। ये बाग हमारे महाराज विक्रम खन्ना का है। अरे होगा, हम भी किसी महाराज से कम नहीं। हम विक्रम खन्ना से ज़्यादा दौलतमंद हैं। हो गए, पर वो हमारे महाराज हैं। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें एक आम भी नहीं देंगे। वो मुड़कर जाने लगी तो आवाज़ उभरी, मेरी बात तो सुनो रत्नावती, मेरी बात तो सुनो। क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकती? कर तो सकते हैं, मगर तुमने हमारे महाराज को बुरा कहा, इसलिए हम बुरा मान गए। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया। फिर बोला, बात तो सुनो। जा कहाँ रही हो? वो झोंपड़ी है ना हमारी, हीरा की झोंपड़ी। हाँ। हीरा तुम्हारा कौन है? भाई है, नानी जी हमारे साथ हैं। इससे पहले हम कहीं और रहते थे, लेकिन अब हम हीरा के पास आ गए हैं, यही रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, खन्ना महाराज से मिलोगी? क्या वो भी आए हैं? रत्ना ने दिलचस्पी से पूछा। नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन हम तुम्हें इनके पास ले जा सकते हैं। अरे जाओ जाओ, तुम क्या ले जाओगे? हम नहीं जाते तुम्हारे साथ वहाँ। हमारे महाराज अगर हमें कभी बुलाएं तो दूसरी बात है, महाराज तुम्हें बुलाएंगे तो जाओगी इनके पास? अब तुम्हें अपने महाराज की बातें क्यों बताएं? अब चलते हैं। ये कहकर रत्ना वापसी के लिए मुड़ी और तेज़ रफ्तारी से अपनी झोपड़ी की तरफ भाग गई। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वो जानती थी कि विक्रम खन्ना को जिंदगी से महरूम कर रही है। दर हकीकत विक्रम खन्ना दीवाना हो गया था और अब जब वो वापस मुड़ा तो इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि तुझे क्या मालूम बेवकूफ़, विक्रम तेरा गुलाम बन गया है। न जाने तू अब तक कहाँ थी, न जाने अब तेरे बगैर कैसे करेंगे गुजारा हम। वो अजीब व गरीब अंदाज में देर तक खड़ा रहा और इसके बाद लड़खड़ाते कदमों से वापस पलट गया। लेकिन इसके फरिश्तों को भी ये बात मालूम नहीं थी कि 2 पुरसरार आंखें, 2 सुर्ख आंखें जो एक भयानक चेहरे पर टिकी हुई थी, इसका बगौर जायजा ले रही थी। मुड़ी हुई नाक के नीचे एक खौफनाक मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो वापस चला गया, लेकिन इसके दिल में बहुत से एहसासात, बहुत सी ख्वाहिशें जन्म ले रही थी। फिर इसने अपनी जगीर पर पहुंचकर अपने सबसे करीबी, अपने राजदार त्योड़ी लाल को तलब किया। त्योड़ी लाल इसकी बुराइयों का साथी था और दुनिया भर की नेक नामी कमाने के बाद विक्रम खन्ना जब त्योड़ी लाल को तलब करता था तो यकीनन इसके पीछे कोई बुरा तस्वर होता था। त्योड़ी लाल इसके पास पहुंच गया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जब मुझे बुलाते हैं तो मैं अपने चारों तरफ देखता हुआ आता हूँ। ये सोचता हूँ कि वो कौन सी अप्सरा है जो महाराज के मन को भा गई है और इसे महाराज के लिए हासिल करने में मुझे क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कहिए महाराज, कैसे बुलाया? तुम बातें बहुत बनाते हो त्योड़ी, फजूल बातों से गुरेज किया करो। मुझे ज़्यादा फजूल बातें पसंद नहीं है। तो पता बता दे महाराज। सुनो, विक्रम खन्ना त्योड़ी लाल को सारी तफसील बताता रहा।
त्योड़ीलाल गौर से सुनता रहा, फिर इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह भी कोई मुश्किल काम है? जा अपना काम शुरू कर। त्योड़ीलाल ने अपना काम शुरू कर दिया और इसके बाद वो न जाने किस तरह श्रद्धा तक पहुंचा। श्रद्धा तो इसका इंतजार ही कर रही थी। त्योड़ीलाल ने बूढ़ी औरत से कहा, देखो बूढ़ी औरत, अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम कैसा गोहरे नियाब अपने झोपड़े में लिए बैठी हो। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। अगर किस्मत मेहरबानी करे तो जीवन बदल जाता है। एक बूढ़े बदन के साथ तुम्हें झोपड़े में रहते हुए तकलीफ नहीं होती? श्रद्धावती ने कहा, क्यों नहीं होती महाराज, जवान नवासी रहती है। रत्ना ने कहा, हमारे पास नानी है, हमें इसकी देखभाल भी करना पड़ती है, पर क्या करे, बस जो भवानी माँ की मर्जी। भवानी माँ ने तुम्हारे बाग जगा दिए हैं। चलो उठो, एक ऐसी शख्सियत ने तुम्हें बुलाया है, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। कौन है वो? विक्रम खन्ना महाराज, नाम सुना तुमने उनका? झोपड़ों में रहने वाले बड़े लोगों का क्या नाम सुनेंगे महाराज? पर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन उन्होंने हमें क्यों बुलाया है, ये बात की बातें हैं, ये बताओ चलोगी? महाराज, संसार से इस तरह रिश्ता टूट गया है कि कोई पूछने वाला नहीं रह गया। कोई पूछे तो इसे ठुकराया कैसे जा सकता है? तो फिर तैयारी करो। श्रद्धावती के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। पहली कामयाबी इसे हासिल हुई थी। विक्रम खन्ना की अजीमुल शान हवेली पूरी महल का महल थी, और इस महल में एक ऐसी जगह उन लोगों को मिली थी जहां से महल के आसपास विक्रम खन्ना की जागीर का जायजा लिया जा सकता था। बहुत बड़े जागीरदार थे विक्रम खन्ना, और बहुत खूबसूरत जगह थी। इनके चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। टांगे, मोटरें, बड़े पूरे बाजार, बांके सजीले लोग। हवेली में अकबी हिस्से में दाखिल होकर इन दोनों को इनके क्वार्टर में पहुंचा दिया गया, जो हवेली के खास मुलाजमीन के लिए था। क्वार्टर भी जागीरदार ने अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ी खूबसूरती से बनाए थे। त्योड़ीलाल जानता था कि इसे क्या करना है, चुनाचे इसने करीब अजवार के लोगों को बताया कि इसकी एक रिश्तेदार आई है और यहाँ रहेगी। श्रद्धावती को जब रहने की जगह मिली तो उसने रत्ना से कहा, देख रत्ना, तेरा जीवन मैंने अपने कद्दू पर ले लिया है। जो कुछ तुझ पर बीती है वो एक अलग बात है। अपना जीवन अगर शांति से गुजारना चाहती है तो बस समझ ले कि श्रद्धावती के कहने पर हाँ करना, तुझे हर आसाइश मिलेगी। मेरी फिक्र मत करना, और अगर कभी कोई ऐसी अनहोनी बात देखे जो तेरी समझ में ना आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी जो बात से परेशानी हो। अभी तक इसके जहन में ये बात नहीं आई थी कि इसने क्या खोया है और क्या पाया है। वो तो बस अपनी मासूम जिंदगी को एक बेहतर रंग देना चाहती थी। त्योड़ीलाल ने विक्रम खन्ना को बताया कि काम हो गया है, लेकिन जो खाया जाए वो ठंडा करके खाया जाए, इसी में आसानी है। विक्रम खन्ना भी करबो ज्वार के हालात से मुख्तार था, चुनाचे इसने भी मुतमईन होकर गर्दन हिला दी और कहा, अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। गोहरे नियाब मुट्ठी में आ गया है, बस इतना ही काफ़ी है। चुनाचे रत्ना अब यहाँ इस हवेली में मकीम हो गई। एक सुबह जब वो जागी तो श्रद्धा मौजूद नहीं थी। श्रद्धा क्या चीज़ थी, इसका माजी क्या था, रत्ना को मालूम नहीं था, लेकिन कुछ रत्ना ने भी कभी श्रद्धावती का माजी तलाश करने की कोशिश ही नहीं की थी। ये सब कुछ इसकी फितरत में नहीं था। बस 2 वक्त की रोटी, साफ सुथरा कपड़ा, हाँ, खून की तलब फितरत का एक हिस्सा था, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती थी। बस एक बार वजूद में इंसानी खून उतर जाए तो काफ़ी अरसा चल जाता था। 2 दिन गुजर गए थे, श्रद्धावती भी वापस नहीं आई। मुलाजमीन इसके लिए खाना पीने की चीज़ें लाते थे। एक दिन वो अपने क्वार्टर के दरवाजे के पास आई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर झाँका। ये खूबसूरत लड़की सामने से गुजर रही थी। रत्ना ने इसे आवाज़ दी और लड़की रुक गई। रत्ना ने इसे करीब आने का इशारा किया। लड़की अपनी जगह हैरान रह गई। तब रत्ना हंस कर बोली, अरे वहाँ क्या खड़ी हो, इंसान हूँ, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भूत हूँ। लड़की आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गई। फिर इसने फटी फटी निगाहों से रत्ना को देखा। फिर इसने कहा, भगवान की सौगंध, राजा अंदर के अखाड़े की बात ही सुनी थी। कोई अप्सरा ऊपर से नीचे आ पड़े और इस घर में आ जाए, कभी सोचा ही नहीं था। क्या तुम महाराज त्योड़ीलाल की रिश्तेदार हो? हाँ, वो मेरे मामा जी लगते हैं, रत्ना ने कहा और हंस पड़ी। लेकिन लड़की के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। वो गहरी निगाहों से रत्ना को देख रही थी। फिर उसने कहा, एक बात बताओगी? तुम अंदर तो आओ, बैठो मेरे साथ, अकेली हूँ। अकेली रहती हो यहाँ? नहीं, नानी जी भी रहती हैं यहाँ, कहीं चली गई हैं वो। त्योड़ीलाल के बारे में तो बताओ कि इनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने कहा ना, मामा जी हैं, सगे। वाह राम, एक बात कहूँ तुमसे, क्या नाम है तुम्हारा? रत्ना। रत्ना, तुम गलत जगह पर आ गई हो। क्या मतलब? हमारे महाराज बड़े नज़रबाज हैं, और मगर अपने मामा जी से ये बात मत कह देना, नहीं तो मेरी गर्दन ही कट जाएगी। तुम चिंता मत करो, बताओ तो सही क्या बात है। महाराज विक्रम सिंह ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। बस यूँ समझ लो कि इस पूरी हवेली में तुम्हारे जैसी सुंदर एक भी नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो दीवाने हो जाएंगे और फिर तुझे इनकी दासी बनना पड़ेगा।
और बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुझे। हाय राम, फिर मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं तुझे? नानी जी कब आएंगी तेरी? पता नहीं। वैसे तुम कौन हो? नौकरी करती हूँ यहाँ, हवेली के बहुत से काम करती हूँ। मगर तुम जो बात कह रही हो वो तो बड़ी खौफनाक है। विक्रम जी महाराज कहाँ होते हैं? मैं तो इनके सामने भी नहीं जाऊंगी कभी। बस ज़रा एहतियात रखना। और क्या बताऊँ तुझे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। डरने की बात नहीं, बस तुम इतनी सुंदर हो कि लगता है चंद्रमा धरती पर उतर आया है। तूने नाम नहीं बताया अपना। कामनी। मेरा नाम कामनी है। मेरी सहेली बन जाओ। मैं बड़ा अकेला महसूस करती हूँ यहाँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगी। कामनी बाहर निकल गई और इसके बाद कामनी इससे दिन में कई बार मिली। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी इनके बीच। विक्रम खन्ना अपनी कुछ ऐसी मसरूफियात में मुब्तला हो गया था कि अभी तक इसने रत्ना पर तवज्जो नहीं दी थी। इधर कामनी रत्ना से बहुत बेतकल्लफ हो गई थी। एक दिन कामनी ने रत्ना से कहा, रत्ना, तेरी नानी जी तो ऐसे गायब हो गई हैं जैसे गधे के सिर से सींग। वैसे एक बात है, अगर महाराज विक्रम खन्ना तुझे मिल जाए और तू इन्हें अपने जाल में फांस ले तो रानी बन सकती है इस राजमहल की। तब जो सारी हवेली तेरे कब्जे में होगी। विक्रम खन्ना महाराज तुझे रानी बनाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी तुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह 6 बजे खन्ना महाराज पिछले बाग में सैर को आते हैं। इस समय किसी और को बाग में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं भी बाद में जाती हूँ। अगर तू बाग के किसी कोने में छुप जाए और वो तुझे देख ले तो समझ ले काम बन सकता है। तू मुझे वहाँ पहुँचा देगी कामनी? क्यों नहीं, तेरी सहेली जो ठहरी। मगर मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? तू हाँ कह, मैं सब कुछ करूँगी। तकदीर कुछ नई कहानियां तरतीब दे रही थी। बंसीराज ने एक घराने को तबाह किया था। वो अपने बेटे से महरूम हो गया था। रत्ना जो की तू थी, बुराई करने वाले रास्ते से हट रहे थे। फिर श्रद्धा मिली थी। श्रद्धा क्या थी ये तो वो जानती थी। इसने सिर्फ एक बात कही थी कि 6 घरानों से इंतकाम लेना है, और इस इंतकाम के लिए इसने रत्ना को अपना आलाइकार बनाया था। मगर ये नहीं मालूम था कि रत्ना क्या चीज़ है और आगे क्या होने वाला है। बहरहाल कामनी इसके लिए अच्छे रस्तों का इंतखाब कर रही थी। चनाचे सबसे पहले कामनी ने वो खूबसूरत लिबास तैयार करवाया जो था तो मामूली से कपड़े का, मगर रत्ना के जिस्म पर जाकर न जाने क्या से क्या बन गया। कामनी ने ये लिबास पहने रत्ना को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, भगवान की कसम, अगर मैं मर्द होती तो तुझ पर अपना जीवन वार देती। चाहे खन्ना महाराज मेरी गर्दन ही क्यों ना काट देते, लेकिन तेरे लिए जरूर जीवन दे देती। चल हट, तू मेरी सहेली है, ऐसी बातें क्यों करती है? बहरहाल अब तुझे जाना है, होशियार रहना। बस ये समझ ले तेरा काम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह ही सुबह रत्ना तैयार हुई और इसके बाद वो अकब की जानब चल पड़ी। इसने वहाँ विक्रम खन्ना को देखा और चुप कर खड़ी हो गई। ये अंदाजा तो इसे पहले ही हो चुका था कि विक्रम खन्ना वही शख्स था जिसने इससे मुलाकात की थी, लेकिन यहाँ फिर से इसने अदाकारी की और चौंक कर बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए? विक्रम खन्ना भी इसे देखकर पहले ही दंग रह गया था। इसने आहिस्ता से कहा, क्यों, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। जानते हो ये कौन सी जगह है? यहाँ विक्रम खन्ना महाराज रहते हैं। अगर रहते भी हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? देखो, तुम भाग जाओ। विक्रम खन्ना बहुत बड़े आदमी हैं, जान से मरवा देंगे तुम्हें। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए जान भी चली जाए तो कम है। विक्रम खन्ना ने कहा, तुम्हें जान की भी परवाह नहीं है? तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। देखो, निकल जाओ, अच्छा नहीं होगा वरना। बस ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चले जाते हैं। ये बताओ दोबारा कब मिलोगी हमें? कभी नहीं, समझे, कभी नहीं। वजह बाद में बताऊंगी। और फिर वो वापसी के लिए चल पड़ी। विक्रम खन्ना दिल पर हाथ रखे रह गया। दूसरे ही दिन इसने त्योड़ी लाल से कहा, त्योड़ी लाल, वक्त गुजर रहा है और अभी तक हमें रत्ना हासिल नहीं हुई। क्या कर रहे हो तुम? महाराज, आप तो खुद मसरूफ थे, वरना अब तक कभी का इसे आपके पास पहुंचा दिया होता। तुम इसे तैयार करके आज ही हमारे पास ले आओ। विक्रम खन्ना ने कहा और त्योड़ी लाल ने वादा कर लिया। फिर इस रात श्रद्धावती रत्ना के पास पहुंच गई। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो बोली, रत्ना, तेरा काम बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। अब तो विक्रम खन्ना के पास जा रही है। तूने बड़ी चालाकी से इस पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन फिर भी होशियार रहना। मगर नानी जी, आप कहाँ रह जाती हैं? तुमसे बिल्कुल दूर नहीं हूँ। यहाँ की हालात का जायजा ले रही हूँ। ये देख रही हूँ कि कौन कौन तेरे रास्ते में आ सकता है। बस तू ये समझ ले कि आने वाला वक्त तेरे लिए बड़ी हसीयत का हामिल है। मैं बता चुकी हूँ तुझे कि जो कुछ मैं हासिल करना चाहती थी वो मैं हासिल नहीं कर सकी। फिर मैंने अपने आप को तेरे रूप में डाल लिया और अब रत्ना नहीं श्रद्धावती है, और श्रद्धावती नहीं है, अब रत्ना है। जो कुछ मैं हासिल करना चाहती हूँ तेरे रूप में हासिल कर रही हूँ। बड़े लंबे चौड़े काम है मेरे, लेकिन तुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों का इल्म होगा। तू वापस आएगी तो मैं तुझे एक तोहफा पेश करूंगी। कैसा तोहफा नानी जी? बस तू ये समझ ले कि जिस तरह तू अपने रंग रूप की हिफाजत करती है, मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर त्योड़ी लाल ने अपना काम शुरू कर दिया। रत्ना से शायद इसे बात करने की जरूरत पेश नहीं आई थी,
शदावती इस मसले पर खुद सारे काम कर रही थी। फिर त्योड़ी लाल ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या बताएं रत्ना, अगर तू महाराज को पसंद ना होती तो भगवान की कसम हम तुझे अपने दिल की रानी बना लेते, पर जिसकी तकदीर में जो होता है वही मिलता है। चंद औरतों ने रत्ना का श्रृंगार किया। उन्होंने रत्ना के बाल बाल में मोती परोए। इसके बांकेपन में मजीद इजाफा हो गया। हसीन रंग की साड़ी, फूलों के गजरे कलाइयों में सजाए गए। बिलाशुबा इस वक्त को आसमानों से उतरी हुई कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। इंसानी आंख ने ऐसा हुस्न कहाँ देखा था। बेचारी ने कहाँ से आगाज किया था, किस तरह इसकी जिंदगी में एक बुरा वक्त आया था और कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन अब वो खुद शदावती की तरबियत में इस कदर तेज और चालाक हो चुकी थी कि इससे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहती थी। तो प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक डायन की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।